नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सर, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जो तीनों अध्यादेश लागू हुए हैं उसका आज आभार व्यक्त करते हुए जिला उपायुक्त क्षेत्र को एक ज्ञापन सौंपा, उसके बारे में। देखिए साहब, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के जो सरपरस्त हैं नरेंद्र मोदी साहब, महज नौटंकी करने वाले, ड्रामा करने वाले व्यक्ति हैं। और वही बात है कि जैसे कहते हैं कि जैसा जिस घर का मुखिया होता है उस घर के अगले जो पैरोकार होते हैं, उसके ड्राइवर होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, वो भी उसी टाइप के बनाते हैं। मैं जो भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पर ड्रामा किया, नौटंकी करी है किसानों को लेकर के, मैं उन्हीं नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार ने अध्यादेश लागू किए हैं, आप धन्यवाद किस बात का करने के लिए आए हैं, किसका करने के लिए आए हैं और किस लिए करने के लिए आए हैं। दूसरी बात यह कि अगर धन्यवाद करने के लिए आए हैं तो किसान आए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो आ रहे हैं। मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने देखा है लोगों को आते हुए, वहां पर किसान तो नहीं थे। ट्रैक्टर के अंदर एक ड्राइवर था। ट्रैक्टर किसान का होगा। वैसे तो ट्रैक्टर आजकल बहुत से काम में भी चलते हैं, धुलाई का काम भी चलते हैं, ईंट भी जो है ईंट धुलाई का काम भी ट्रैक्टर में चलता है, मिट्टी भी धुलाई जो ट्रैक्टर में होती है। वो पता नहीं कौन लोग थे, कहाँ से लेकर के आए थे, लेकिन इतना जरूर है कि एक ट्रैक्टर पे एक ड्राइवर था। और जहाँ तक पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता थे। तो सवाल इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसका आभार प्रकट कर रहे हैं, किसका धन्यवाद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है ये ड्रामा था, नौटंकी थी, सिवाय इसके कुछ नहीं। सर, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मुझ पर भरोसा करो, और जो ये तीनों अध्यादेश हैं और MSP है जो वो जमीन किसान के अन्नदाता के हक में है, इसके बारे में कहते हैं। देखिए साहब, पहले तो मैं प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी कर दूं, बड़ा ज़रूरी है। वैसे मेरा कद नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति पर टिप्पणी करूं, लेकिन क्योंकि वहाँ वो संसद का मामला है, मैं संसद में नहीं हूँ। लेकिन इस देश का एक जागरूक नागरिक हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ। उस नाते मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी घटना घटती है, हिंदुस्तान के किसी एक आदमी के ऊपर भी अगर किसी के हितों पर आना चाहती है, उस पर टिप्पणी करना, उसका बचाव करना, उसका साथ देना मेरा दायित्व बनता है। और मैं उसी फर्ज को निभाते हुए नरेंद्र मोदी पर यह टिप्पणी करना चाहता हूँ, बिना मेरी हैसियत के भी, कि नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैंने भी उनका यह बयान सुना है कि MSP को लेकर मुझ पर भरोसा कीजिए। यार मोदी साहब, आपके ऊपर तो 6 साल पहले पूरे हिंदुस्तान ने भरोसा किया था। 2 करोड़ 1 साल में रोजगार देने का भरोसा किया था। आपने तो 6 साल के अंदर 15 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। किस बात का भरोसा करें आपके ऊपर भाई। आपने तो मार्च में छाती ठोक कर यह कहा था कि मुझ पर भरोसा कीजिए, 21 दिन के अंदर कोरोना को हिंदुस्तान से भगा दूंगा। थाली बजवाई, कटोरी बजवाई, चम्मच खड़कवाए, पूरे हिंदुस्तान लाइन में लगा। पूरे हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया। लेकिन 21 दिन के बाद हुआ क्या, ये तो देखिए, 500 से लेकर आज करीब करीब मेरे ख्याल से 60 लाख का आंकड़ा हमने छू लिया कोरोना के अंदर। किस पर भरोसा करें यार, बताइए आप। भरोसा उस पर होता है जिसको एक बार आजमाया जाए। नरेंद्र मोदी को बार बार आजमाया गया। नरेंद्र मोदी ने कहा था, मुझ पर भरोसा कीजिए, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लानत है ऐसे बयानों के ऊपर, ऐसे झूठे इंसान के ऊपर कि आपने ये भरोसा दिलाया देश को, देश नहीं बिकने दूंगा। BSNL बिक रहा है, एयर इंडिया बिक रही है, LIC बिक रही है, भारत पेट्रोलियम बिक रहा है। अरे पूरा हिंदुस्तान तो बेचकर खा गए आप। राफेल को लेकर जितना ड्रामा, जितना शोशेबाजी नरेंद्र मोदी ने की है, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर किसी भी शासक ने आज तक ऐसी ड्रामाबाजी नहीं की थी। लेकिन आप राफेल का सच जानिए। मैं यहाँ कीमत की बात नहीं करता, राफेल को लेकर कीमत 3 गुनी दी गई है। उसका जवाब नरेंद्र मोदी का ईमान जानता है, वो देना चाहे दे दे, नहीं देना चाहे तो ना दे। लेकिन सिर्फ एक प्रश्न मेरा है कि जब कांग्रेस के राज में राफेल को लेकर आने की बात हुई थी, राफेल को बुलाने का मामला आया था, तब कांग्रेस सरकार ने यह फैसला लिया था कि फ्रांस की सरकार के साथ मिलकर के हिंदुस्तान की जो सरकारी कंपनी है अस्त्र शस्त्रों के मामले में, हाल HAL, वो कंपनी मिलकर के, एक सरकारी कंपनी फ्रांस की सरकार के साथ मिलकर के हिंदुस्तान के अंदर राफेल का निर्माण करेगी। उसका हमें लाभ भी था, हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलता है यहाँ से। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या इस बात का जवाब देंगे कि अपने खास यार
मुकेश अंबानी के साथ मिलकर के ये कौन सा घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया है कि फ्रांस की सरकार के साथ जो करार किया गया है उसमें भारत की कंपनी हाल को शामिल नहीं किया गया, बल्कि मुकेश अंबानी की ताज़ा रातों रात एक कंपनी बनवा करके उसको फ्रांस की सरकार के साथ एक सरकार में शामिल किया गया। क्या नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब देंगे? किस बात का भरोसा करें यार? कहाँ करें? कर लेते हैं। प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए, होता भी है, लेकिन तब जब वो भरोसे के काबिल हो। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पहला ऐसा प्रधानमंत्री है, पहला ऐसा नुमाइंदा है जिसके ऊपर हिंदुस्तान का बच्चा एक बार विश्वास कर गया था। लेकिन आज अगर कोई बच्चा होश संभालता है, होश संभालते वो सबसे पहले झूठा व्यक्ति नरेंद्र मोदी को बताता है। कैसे विश्वास कर रहे? आपने एमएसपी की बात की यार, आप ट्विटर करते हो, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया एमएसपी लागू हो गई, आपने कह दिया भरोसा करो। भरोसा कहने से होगा क्या? क्यों नहीं इनको अध्यादेश में शामिल कर लिया जाता? क्यों नहीं इनको कानून बनाया जाता है एमएसपी का? और एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को और बता देना चाहता हूँ, एमएसपी लिख देने से, एमएसपी बना देने से कोई किसान की सिक्योरिटी नहीं हो जाती। आप लिख दो एमएसपी इतना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरा मानना यह है कि जब तक सरकारी खरीद जैसे आज तक होती रही है, अब तक चल रही है, अब तक चल रही थी, सरकारी खरीद जब तक धान की और गेहूं की नहीं होगी तब तक ना तो एमएसपी का कोई लाभ है और ना ही किसी और चीज का कोई लाभ है। हमारी मांग ये है, किसान की मांग ये है कि गेहूं और कणक जो जीरी है, धान है, उसकी सरकारी खरीद यथावत जारी रहनी चाहिए, तभी उस एमएसपी का कोई ना कोई महत्व बनता है, वरना तो एमएसपी पर कोई महत्व नहीं है। सर, कल भारत बंद का ऐलान किया हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी इस ऐलान में क्या समर्थन करेगी बंद का? कांग्रेस पार्टी पहले दिन से 1947 में देश आज़ाद हुआ था, ये जो सिस्टम बनाया गया था किसान का, व्यापारी का, कर्मचारी का, दुकानदार का, ये सब कांग्रेस पार्टी के दिन है। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से, और कांग्रेस पार्टी का हर नेता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर भी और पार्टी से बाहर व्यक्तिगत रूप से भी, चाहे छोटा नेता चाहे बड़ा नेता है, वो हर तरह से किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। क्योंकि किसान सिर्फ किसान नहीं है, किसान हिंदुस्तान की आत्मा है, किसान इस देश की जान है, किसान में हिंदुस्तान के प्राण बसते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का, वो वैसे ही नहीं दिया था। उन्हें पता है कि हिंदुस्तान का जो जवान है, जो सैनिक है, वो सरहद पर जाकर के हिंदुस्तान की रक्षा करता है, सरहद पर चौकसी रखता है, तो हिंदुस्तान की जो आवाम है, हिंदुस्तान की जो जनता है, वो चैन से सो सकती है, लेकिन उठने के बाद सबको रोटी चाहिए, खाना चाहिए। वो रोटी और खाना हिंदुस्तान का किसान देता है। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। आज उसी किसान के हितों के साथ खिलवाड़ा किया गया, तबाह और बर्बाद किया गया किसान। सिर्फ किस लिए? लोग कहते हैं, कई बार हमसे भी लोग जिक्र करते हैं कि यार नरेंद्र मोदी का कोई आगे पीछे तो है नहीं है, ये किसके लिए करेगा, ये तो देश के लिए करेगा। मैं उन लोगों से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं जो आज कुछ जिस तरह से आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, नौटंकी गई, इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, भैया आप कहते हो कि नरेंद्र मोदी किसके लिए करेगा? एक बड़ी कड़वी कहावत हरियाणा के अंदर है कि ऊतन कूत एक शब्द आता है, आप इसका भाव समझें कि जिसका आगे पीछे कुछ नहीं होता। जैसे कि हमारे मोदी साहब के बारे में, योगी साहब के बारे में, खट्टर साहब के बारे में कह देते हैं किसके लिए कमाएंगे? पैसे की हवस और सत्ता की भूख परिवार नहीं देखती। अगर परिवार देखती तो हिंदुस्तान के अंदर भाई साहब आज तक जो राज चला है वो सिर्फ कुमारों का ही चलता, या इन लोगों का चलता जो अपनी लुगाइयाँ छोड़ के बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जैसे कि माँ को छोड़ दिया, अपनी लुगाई को छोड़ दिया, धक्के खा रही है, तो इन्हीं लोगों का राज चलता हमेशा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो राज है वो परिवार के साथ चलता है। नरेंद्र मोदी के क्या हित हैं, क्या नहीं है, वो क्या साबित करना चाहते हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए एक चीज कहना चाहता हूँ कि शायद वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ सनक है, उनकी सोच कहीं कुंठित हो गई है। शायद कोई ना कोई चोट उनके अहम पर कभी बचपन में लगी होगी। मेरे नजर में, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि बचपन में कहीं ना कहीं उनके अहम को कोई चोट लगी होगी हिंदुस्तान शब्द को लेकर के। तभी आप देखिए वो किन कंपनियों को बेच रहे हैं, लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। वो किन कंपनियों को बेच रहे हैं? भारत पेट्रोलियम, भारत शब्द लगा हुआ है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, दो शब्द हिंदुस्तान लगा हुआ है, LIC के साथ
इंडिया शब्द लगा हुआ है। मतलब जिनके साथ हिंदुस्तान, भारत, इंडिया ये शब्द लगे हुए हैं वो इन कंपनियों को बेच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को इस शब्द से, भारत शब्द से, हिंदुस्तान शब्द से, इंडिया शब्द से कुछ ना कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इसीलिए वो हर सरकारी कंपनी को बेचे जा रहे हैं। उनका लाभ क्या है, नुकसान क्या है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक लाभ स्पष्ट है कि जिन लोगों ने 2-3 हज़ार करोड़ रुपया उनके चुनाव में लगाया था, चाहे वो अंबानी साहब हों, चाहे वो अडानी साहब हों, चाहे इनके बाबा साहबा जो ये हैं योगाचार्य से व्यापारी बन गए, ये लोग हों, इन लोगों का कर्ज उतारने के लिए, और इन लोगों के साथ क्या साठगांठ है ये वक्त बताएगा। क्योंकि सत्ता में हो, मीडिया आपके कब्जे में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सोशल मीडिया के भाइयों को कि आपका जिगरा बहुत बड़ा है। 56 इंच की छाती मोदी अपनी बताता है, मैं तो कहता हूँ 56 इंच की छाती तो आप लोगों की है। 56 इंच का सीना तो सोशल मीडिया के उन साथियों का है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बिकने के बाद आप लोग समाज की, आम आदमी की आवाज उठा रहे हो। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। तो नरेंद्र मोदी का जो मामला है, सत्ता में है, पूरा मीडिया कब्जा में है, जो खिलाफ बोलता है उसको पकड़ लेते हैं, वो या जेल में जाता है या देशद्रोह का टैग लगा देते हैं, जो पक्ष में बोलता है वो एंजॉय करता है। सत्ता जाने के बाद शायद मोदी साहब इस बात को भूल गए हैं कि सत्ता कभी किसी की सगी नहीं होती। हमने भी राज किया है, 30-40 साल लगातार भी किया है, हमारी भी सत्ता गई है, आपकी भी जाएगी, लेकिन सत्ता जाने के बाद हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी को उसकी औकात बताएगा। तब पता लगेगा कि नरेंद्र मोदी ये अध्यादेश किसके लिए लेकर के आता है, अंबानी अडानी को किस लिए लाभ पहुंचाता है। ये सारा मामला, अब जो किसान का मामला है, ये अध्यादेश किसान के लिए नहीं है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं। ये तीनों अध्यादेश मुकेश अंबानी और इसके अडानी भाई के लिए है। ये उनके लिए, उनकी कंपनियां बनवा करके, आप गाँव में जाकर देखिए कि हरियाणा के अंदर गोदाम बन रहे हैं अडानी साहब के, अंबानी साहब के। ये जो किसान का सारा मामला है, किसान को टोटल पूरी तरह से तबाह करके, बर्बाद करके, मेरे पास वीडियो पड़े हैं, फिल्म का सीन भी मैंने देखा है, और ये बिल्कुल हूबहू वही कहानी है। हमारे दादाजी ने हमें सुनाई है कि 1947 से पहले हिंदुस्तान के किसान की क्या हालत थी। फसल बोता था, खरीदने वाला कोई नहीं होता था, प्राइवेट लोग, व्यापारी लोग खरीदते। इसी बात के ऊपर मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि इस टाइम अन्नदाता की जो अनाज है, जो धान है, वो मंडी में आई हुई है। सर NSP के हिसाब से बात करें तो आज रेट होना चाहिए 1800, पर खरीदने वाला कोई नहीं। आज धान का जो रेट है सर 1200 रुपये, 1000 रुपये बिक्री, इसमें क्या कहना? देखिए, मैं वही बात आपको मतलब समझाना चाह रहा था, आप लोगों ने आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैंने अभी यही बात कही कि MSP लिख देने से कभी कुछ होने वाला नहीं है। जब तक सरकारी खरीद, सरकार एक रेट जैसे पहले खरीदती रही है तब तक नहीं खरीदेगी, तब तक MSP का लाभ नहीं है। आज आपने MSP तो रख दिया 1800 रुपये, 1900 रुपये, 2000 रुपये। किसान की फसल पिछले 10 दिन से मंडी में पड़ी है, सरकारी खरीद नहीं है। प्राइवेट लोगों की तो मर्जी है ना भाई, वो कब खरीदेंगे। मैं व्यापारी हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कब खरीदूंगा, और फिर मैं मन मर्जी से लूंगा। आप कहते हो कि आपने कहा आपकी फसल बढ़ी है, आप लगाइए कि आपकी फसल बढ़ी है। आप कहते हो कि साहब मेरी तो फसल के 1800 रुपये का रेट है। मैं कहता हूँ भैया मेरे पास तो 1000 रुपये हैं, लेने हो ले लो, ना लेने तो ना सी, जबरदस्ती तो आप मेरे को दे नहीं सकते। फसल धूप में सूख रही है, 4 दिन के अंदर अगर आप उसको नहीं बेचोगे वो धूप में वैसे ही सूख जाएगी, और जब वो धूप में सूख जाएगी तब उसके 1800 लेकर भी क्या करोगे, वो तो वैसे ही 1000 रुपये के बराबर हो जाएगी। ये जो खिलवाड़ है ये बंद होना चाहिए। किसान की फसल, मैं फिर कहता हूँ कि धान और गेहूँ दोनों फसलें जैसे पहले सरकारी खरीद रही है, सरकारी खरीद होनी चाहिए और यूं की त्यों रहनी चाहिए। MSP का तभी महत्व। क्या आप मानते हो कि जैसे कि सोशल मीडिया में भी हमने देखा है कि सरकार ने जो है गेहूं के ऊपर जो है वो सब्सिडी वगैरह जो 50 रुपये रेट बढ़ाया, लेकिन सीजन जो है वो धान का है, क्या ये किसानों को लॉलीपॉप दे रही है सरकार? ये किसानों को लॉलीपॉप वाली बात अभी इसको नहीं आप कह सकते, ये किसानों को भ्रमित करने वाली बात कह सकते हैं। ये जो सारा मामला चला हुआ, आप कल 25 तारीख को भारत बंद है, उस आंदोलन को दबाने के लिए, जैसे आज अपने कुछ दलाल छोड़ दिए, कुछ दलाल अभी कुछ दिन पहले शाहबाद के अंदर थे। दुख तो कब आता है भाई, देखिए आप लोग भी सभी जिम्मेदार परिवारों से आते हैं, दुख हमें तब आता है। मैंने शाहबाद के अंदर देखा था किसानों के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा किए गए, क्योंकि मेरा मानना है कि आज के वक्त में हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। शाहबाद के अंदर 1000-2000 आदमी इकट्ठा किया गया, किसानों के नाम पे किसान गोष्ठी लिख दिया गया, लेकिन वो लिखा तो नहीं पता ना कि कौन किसान नहीं है। वहाँ पर दुकानदार और दूसरे लोग इकट्ठा करके, अच्छा देखिए चलो आदमी इकट्ठा हो गए, बहुत बढ़िया बात है,
समझा रहा कौन है उनको? बड़ी बात ये है, उनको बता कौन रहा है खेती के बारे में? एक ऐसा शख्स जिसके पास कभी जमीन का एक टुकड़ा नहीं, जिसको खेती का पता नहीं, खेती होती क्या चीज है, जिसने कभी खेत में जाकर के देखा नहीं, जिसको ट्यूबवेल का पता नहीं, जिसको ये नहीं पता ट्यूबवेल चलता कैसे है, जिसने कभी किसान शब्द के मायने पता नहीं, वो आदमी मंच पर किसानों को खेती के बारे में समझाता है कि आपका इसमें लाभ है। अरे यार, तेरे को खेती का तो पहले सीख तो ले। वो उदाहरण भी अजीब अजीब देते हैं, कभी खरबूजे के, कभी ककड़ी के, कभी खीरे के, ये उदाहरण होते लोग देते हैं। यार आप जमींदारों की बात करो, आप गेहूं की बात कीजिए, आप जीरी की बात कीजिए, आप और बात कीजिए, चने की बात कीजिए, वो खरबूजा ककड़ी जमींदार का काम है क्या? तो ये बड़े दुख की बात है कि ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फ्रंट पर आकर किसानों के मामले को सुलटाने की प्रयास कर। सर 10 सितंबर को पिपली के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें जो हमारे हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उनका एक बयान आया। वो ये कहते हैं ना तो कोई लाठीचार्ज हुआ और ना ही किसी को चोटें लगी। इसके बारे में क्या? जी साहब, मेरे ख्याल से अनिल विज के बारे में सब जी, गृह मंत्री। हाँ, गृह मंत्री हैं। दुर्भाग्य से इस प्रदेश में, इस देश की प्रदेश की बदकिस्मती यही है, अनपढ़ आदमी शिक्षा मंत्री बन जाता है। सर उनके पास 2 डिपार्टमेंट हैं, स्वास्थ्य। जिस आदमी को कुछ पता नहीं किसी बात के बारे में, अब वो स्वास्थ्य मंत्री है जी, और वो बयान देता है कृषि के बारे में, किसानों के बारे में। बड़ी अजीब स्थिति है यार। दूसरी बात, मैं ज़्यादा बात ना करता, मैं सिर्फ उनके एक बयान, वैसे तो मैं कम से कम खट्टर साहब के बारे में, मैं खट्टर साहब और क्या नाम अपने का, विज साहब के बारे में, मैं इनके बारे में कोई बयान देना खुद की तौहीन मानता हूँ, हमेशा से मानता हूँ, क्योंकि ये लोग किसी काबिल नहीं है, ना कारा है, ना लायक है, निकम्मे। मैं जो उन्होंने कहा किसानों के बारे में कि किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, यार पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, सिवाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं दिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंगना रनावत दिख रही थी, कंगना रनावत की अश्लील तस्वीरें दिख रही थी, उसका अर्धनग्न बदन दिख रहा था, लेकिन किसान के ऊपर चलती हुई लाठियां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए शायद विज साहब को नहीं नजर आई। सर आपने अभी सोशल मीडिया की बात की, और इस टाइम जब धरना प्रदर्शन हो रहा था, लाठीचार्ज हो रहा था, सोशल मीडिया पे भी जितनी वीडियो है, तकरीबन ये वीडियो 4-5 दिन पूरी वायरल हुई है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस मामले को कहीं कुछ दबाने की कोशिश की हुई है, ऐसा क्यों? अब देखिए साहब, एक प्रसून वाजपेयी नाम के थे व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ लोग अच्छे थे, एक दिन वो मध्य प्रदेश की सच्चाई दिखा देते हैं, किसानों की आय दुगनी के ऊपर बता रहा हूँ मैं। ये कहते हैं ना, किसान अभी देख रहा था कि किसी नेता का बयान था, किसानों की जो आय है वो 2022 तक दुगनी करेंगे। वो किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का मामला मध्य प्रदेश में आया। एक कोई लेडी थी वहाँ पर, उसका खड़ा होकर स्टेटमेंट दिलवाएगा कि हाँ मेरी पिछले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में मेरी आय दुगनी होगी जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उसने बयान दे दिया। प्रसून वाजपेयी जी ने कहीं से वो मामला उठाया और ये दिखाया, जब उस लेडी से मिले कि आपकी आय क्या वाकई में दुगनी हो गई है, उसने ये कहा कि नहीं साहब मुझे नहीं पता, मेरे पास तो 2-3-4 लोग आए थे, उन्होंने मुझे ऐसा बोलने के लिए कहा था। जब ये मामला मीडिया में आया तो नरेंद्र मोदी ने उस चैनल से प्रसून वाजपेयी को बाहर करवा दिया। ऐसे बहुत से किस्से हैं। डरता हर कोई, पत्रकार देखिए सबका परिवार है। वैसे तो कहते हैं कि पत्रकारिता जिस दिन दम तोड़ देती है, आज हिंदुस्तान तबाही के कगार पर है। अगर कुछ बचा हुआ है हिंदुस्तान में तो सोशल मीडिया की वजह से आज बचा हुआ है, वरना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हिंदुस्तान को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया, क्योंकि सच वो दिखाते नहीं है। देख कितनी शर्मनाक बात है, आप अमिताभ बच्चन के बाथरूम की खबरें दिखाते हैं, यार शर्म आनी चाहिए आपको। काय का मीडिया है? ऐसे लोग हैं क्या मीडिया के अंदर? दिखाते हैं कि अमिताभ बच्चन नाश्ता कर रहे हैं, तो उसको अमिताभ बच्चन का नाश्ता नजर आता है, किसान पिटता नजर नहीं आता। कंगना रनावत का वो अर्धनग्न बदन टीवी के ऊपर एक बार नहीं 4 बार दिखाते हैं वो सीन। आप एक बार दिखा लो यार, वो ऐसी औरत है, उसने कपड़े डालने नहीं है, आधे डालने, 25% कपड़े डालेंगे, 30% डालेंगे। आप उसको कितनी बार क्लिप दिखाओगे उसकी? आप कंगना रनावत को दिखाते हो। सुशांत सिंह को 3 महीने 4 महीने से, क्या सुशांत सिंह कोई हिंदुस्तान का फ्रीडम फाइटर था? क्या सुशांत सिंह कोई बड़ा देशभक्त था? क्या सुशांत सिंह को हिंदुस्तान का कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक व्यक्ति था?
वो एक फिल्म कलाकार था, दुनिया है बॉम्बे के अंदर, सर दुनिया थी। ड्रग्स से वह मरा व्यक्ति जो ड्रग्स लेके, जिसने ड्रग्स के सबके सामने सबूत आ चुके हैं कि ड्रग्स की पार्टियां करता था, ऐसे व्यक्ति पर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो 3 महीने बर्बाद कर देता है। लेकिन किसान पर चलती हुई लाठी उसे नजर नहीं आती, किसान का दर्द उसे नजर नहीं आता। कितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं जिन्होंने 10 तारीख की क्लिपिंग दिखाई है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कल भी यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नरेंद्र मोदी के तलवे चाटते हुए कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ एक ज्यादा कोई खबर नीचे दे देगा। सर बात करें कि भाजपा गठबंधन में 2 नेता तो ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, और जो हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, वो ये कहते हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके बारे में क्या है? देखिए साहब, दुष्यंत चौटाला जब राजनीति में आए थे, व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ, अच्छा लगा था मुझे भी, क्योंकि मुझे कुछ चेहरे अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बोलते ठीक लगते हैं। मुझे लगता था कि शायद कहीं ना कहीं देवीलाल चौधरी, देवीलाल का नाम है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से देवीलाल का सम्मान करता हूँ। पार्टी के तौर पे, विचारधारा के तौर पे मैं देवीलाल जी के बहुत बेहद खिलाफ हूँ। मेरा मानना यह है कि बहुत सारा नुकसान उन्होंने हरियाणा का करवाया किसी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो बहुत बढ़िया नेता थे। वो समाज की आवाज़ उठाते थे, वो किसान की आवाज़ उठाते थे। उसी परिवार का एक लड़का आके आता है, ऐसा लगता है चलो कोई बात नहीं, एक अच्छा लड़का एक अच्छी विरासत को संभालेगा। लेकिन किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलकर पूरा चुनाव लड़ता है। मैंने क्लिप्स देखी हैं, बूढ़ी बूढ़ी औरतों को आगे करके खड़ा रखता है कि ये माई मेरे को कहती है बीजेपी का साथ मत देना, ये सारा कहता है मैं बीजेपी का साथ नहीं दूंगा, किसानों की बातें करता है। और जब 10 विधायक बन जाते हैं, प्रत्येक की बात तो यह है कि बिना बुलाए बिना कहे जैसे ही परिणाम आता है, दुष्यंत चौटाला अमित शाह की गोदी में जाकर के बैठ जाता है। लानत है जी राजनीति पर यार, इतना छूट पर लाना। अरे 2 दिन वेट कर लो, 4 दिन इंतजार कर लो, कोई बुलावे का इंतजार कर लो, कुछ मान मनोबल तो करवा लो। आप तो गए जीते और गोद में। अब इस लाठीचार्ज की बात मैं करता हूँ। दुष्यंत चौटाला उस लाठीचार्ज में शामिल है 100%। यार सरकार का डिप्टी सीएम है, और सरकार का डिप्टी सीएम नहीं है वो। अगर मनोहर लाल खट्टर की सरकार कहीं चल रही है तो दुष्यंत चौटाला के कंधों पर चल रही है, ये सब मानते हैं। दुष्यंत चौटाला की मर्जी के बिना किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हो सकता। खट्टर ने करवाया है, दुष्यंत चौटाला की सहमति से करवाया है, लाठीचार्ज हुआ, लोगों के सिर फूटे पिपले के अंदर। और बेशर्मी देखिए, शाम के टाइम में दिग्विजय सिंह चौटाला, जो दुष्यंत चौटाला का छोटा भाई है, वो इसकी निंदा करता है। यार तुम्हारे परिवार में भी एकता नहीं है क्या? कमाल है यार, आप अपने परिवार में 2 भाई हो, एक भाई लाठी चलवाता है, दूसरा भाई निंदा करता है। आज दुष्यंत चौटाला निंदा करता घूम रहा है। यार तुझे निंदा करने की जरूरत है क्या? सर निंदा करने की बात करें तो एक नथाराम जी हैं गाँव चिपा से, जिन्हें उस लाठीचार्ज में चोटें लगी थी। उस टाइम दुष्यंत चौटाला चिपा गांव में जाते हैं, वो कुछ सहायता भी करते हैं नथाराम की, और वो एक लाइव से दुष्यंत से उनकी बातचीत करवाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही ड्रामेबाजी है, नौटंकी है। एक आदमी को पहले मरवाओ, पहले लाठियां डलवाओ उसके ऊपर, और फिर उसके घर पहुंच जाओ। भैया ये काम तो कोई भी कर लेगा, आप खा लो, हम भी करने को तैयार हैं, आप लाठी खाओ, हम मुआवजा भी दे देंगे। ये लोग हैं इसी टाइप के। मुझे एक इनके विधायक का बयान याद आता है, मैं एक डिबेट में था, इन्होंने सैनिकों के बारे में ये कही थी कि हम सैनिकों को हमने 50,000 दिए, पेट्रोल पंप दिए। तब भी मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि ठीक है, अच्छी बात है, आपने मुआवजा दिया, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ, क्या आप सैनिकों को इसलिए मरवाते हो कि पहले मरवाओ, फिर मुआवजा दो, और फिर सरकार का डंका बजाओ? पहले किसान पर लाठी चलवाओ, उसका खून बहाओ, फिर उसको 10-20 हज़ार रुपये की मदद कर दो, और उसके बाद सेल्फियाँ खींचो, फोटो खींचो, और उनको वायरल कर दो। ये क्या तमाशा है? हकीकत ये है कि ये लोग, अब दुष्यंत चौटाला है साहब, निंदा करते हैं यार, जिस आदमी के कंधे पर हरियाणा की सरकार चलती है, उसे निंदा की जरूरत है क्या? उसे तो तुरंत कहना चाहिए भाई, जिन लोगों ने लाठियां चलाई हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके उनको अंदर डाला जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं तो मैं रिजाइन करता हूँ। असल में तो भाई को कर देना चाहिए था अब तक। सर मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, थानेसर के मुद्दों को लेके, पिपली से लेके थरगेट का जो मेन रोड है हमारा, उसको आप भी देख रहे होंगे, पिछले 3-4 साल से उसका बुरा हाल है। और बात करें उमरी चौक से जो हमारा बाईपास, मुख्य जो हमारे 3 रोड हैं जो कुरुक्षेत्र में थानेसर के अंदर एंट्री करते हैं, जिसमें 2 सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है। आप उमरी चौक से यदि आपने सुंदरपुर तक
जाना है तो आप जा नहीं पाएंगे। यदि आप पिपली से लेकर थड़गेट तक जाना चाहें तो आपको वहाँ रेगिस्तान दिखेगा। वो रेगिस्तान के बारे में क्या कहना चाहिए? लेकिन साहब आपने एक बात कही अभी कि 2 सड़कें, कुरुक्षेत्र में तो है ही 2 सड़कें हैं सर 3 है वैसे तो, एक लगा लो वैसे सर, मतलब, लेकिन सर, सही सड़कें तो 2 ही हैं। सर जो मुख्य मार्ग हैं वो वो 2 ही हैं। थानेसर में आ रहे हैं, उमरी से, एक सेक्टर 2 से और पिपली से। मुख्य मार्ग ही है। सर मुख्य मार्ग हैं, उसमें दो का बुरा हाल है, अब एक इनमें- राम भरोसे चल रही है, उसके बारे में क्या कहना? इस पे मेरे ख्याल से कहने का मामला ये बनता है भाई, देखिए करीब 3 साल हो गए। जी 3 साल पहले तोड़ दिया गया सड़क को। पहली बात तो बुद्धिमानी मतलब भाइयों की ये है कि जब भी पहले कांग्रेस के टाइम में सड़कें बनती हैं इस तरीके से तो हमने कभी नहीं देखा। बनाने का तरीका उसका एक होता है कि आप एक टुकड़ा चूज कीजिए, पहले उसको डिवाइड कीजिए ताकि लोगों के एक तरफ से आना जाना भी हो। एक तरफ से अब ये सड़क है मान लिया, इसका डिवाइड कर दीजिए, बीच में आधा आधा कर दीजिए, आधा पोर्शन पहले बनाइए, एक तरफ से ट्रैफिक जाएगा और दूसरी तरफ से आपकी सड़क बनती रहेगी। जब वो बन जाएगी तो उधर से ट्रैफिक जाए, इधर सड़क बनती रहेगी। लेकिन ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं यार, कितना पैसा खाएंगे, कितना क्या तो खाएंगे, समझ में नहीं आता। रोड़े खाएंगे, बजरी खाएंगे, पैसे तो खाई गए। पूरी की पूरी सड़क को साथ तोड़ दिया, ना पब्लिक चल सकती है। या तो मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर लोगों से भी इनका कोई ना कोई, मुझे तो लगता है यहाँ के जो विधायक हैं साहब, इनका कुछ हॉस्पिटल वालों से भी मुझे तालमेल लगता है, उनसे वो की हुई है कि भाई यहाँ सड़क से आदमी गुजरे, कुछ डस्ट से बीमार हो जाएंगे और कुछ टांग टूटेंगी, बाजू टूटेंगी, फिर वो हड्डियों वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं का आपस में कोई तालमेल है डॉक्टरों के साथ भी, पेशेंट बीच में। दूसरा, अब देखिए आप ये मिट्टी का मामला आपने उठाया, कोरोना का काल है, पिछले 6 महीने से पूरा हिंदुस्तान कोरोना की लपेट में है। डॉक्टरों की रिपोर्ट यह है कि डस्ट कोरोना के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। डस्ट से बहुत ज्यादा कोरोना होता है, सांसों में रम जाता है, थम जाता है, और देख भी रहे हैं। उस मामले को लेकर भी क्या यहाँ के विधायक ने, यहाँ के लोगों ने कुछ किया है क्या? यहाँ के सांसद ने कुछ किया है क्या? 3 साल में कितना टुकड़ा होगा ये आप लगाइए कि थर्ड गेट से लेकर पिपली तक का 6-7-8 किलोमीटर का। 3 साल में, 4 साल में 6-7-8 किलोमीटर का टुकड़ा जहाँ का विधायक ना बना सके, जहाँ का प्रशासन, जहाँ का सांसद ना बना सके, ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का हक है क्या? सर उन्हें तो छोड़ देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। आज से 2 साल पहले पिपली से लेकर थर्ड गेट तक के जो हरे भरे पेड़ थे उन्हें काट दिया गया। ठीक, जो डिवाइडर के ऊपर लाइट, आपको पता होगा, आपके संज्ञान में भी होगा कि आज से 2 साल पहले कुछ लाइट लगी थी थर्ड गेट से पिपली तक के बीच में, उनको उतार के दोबारा नई लाइट लगी है। ठीक, लाइट लग चुकी है, पेड़ कट चुके हैं, पर सड़क नहीं बनी। इसके बारे में लोगों का ये कहना है कि 2 बार 3 बार ठेकेदार भी बदले जा चुके हैं। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। मैं बताता हूँ, मैं बोला, मैं जीता जाता उदाहरण देता हूँ। मेरा ऑफिस जहाँ पर है, बाईपास रोड के नाम से जाना जाता है, उस सड़क को बनाया गया साहब। पहले बात तो उसको बनाना ही सबसे बड़ा अजीब लगा मुझे कि वो सड़क 50 साल पहले 18 फुट की सड़क थी। 50 साल के बाद आप उस सड़क को बनाने जा रहे हो, या तो आप उसको 18 फुट का रहने दो, आपने उसको 24 फुट का किया। 24 फुट में से किया क्या है कि 18 फुट की सड़क है और 3-3 फुट के साइडों में ब्लॉक लगा दिए गए। क्या नॉनसेंस है यार ये? आप 24 फुट की सड़क क्यों नहीं बनाते? मतलब कोई दिमाग है क्या आपका? 24 फुट की सड़क बनाओ साहब, अगर आपको सड़क 24 लगा। लेकिन हुआ क्या था कि यहाँ के जो विधायक और सांसद महोदय, इनको वो ब्लॉक्स लगाने की फैक्ट्री है। मुझे पता लगा, जो लोगों ने बताया कि ये इसकी विधायक और इसके रिश्तेदारों की इनकी फैक्ट्री है ब्लॉक्स की, ये सारी जगह ब्लॉक लगा देते हैं। अब 18 फुट की सड़क के साइड में 3-3 फुट साहब ब्लॉक लगा दिए, 24 फुट की सड़क बनी। चलो बना दी आपने, ये मैं अपनी सड़क की बताता हूँ। उसके बाद 2 महीने बाद उस सड़क को तोड़ दिया जाता है, कुछ टुकड़े तोड़ दिए जाते हैं। मैंने ठेकेदार से खुद पूछा कि भाई क्या बात होगी यार? ठेकेदार कहता है कि साहब पानी निकलने के पाइप नहीं थे, क्रॉसिंग नहीं थी पानी की, पाइप दबाने के लिए सड़क तोड़ दी। अच्छा किया आपने तोड़ दी, कोई बात नहीं, पाइप पानी क्रॉस करना है भाई। आज आप लोग मेरे साथ चलिए, जो पाइप दबाने के लिए वो सड़क खोदी गई थी, तोड़ी गई थी, वहाँ पाइप दबाए गए, आज वो ना पाइप है और ना वहाँ से पानी की क्रॉसिंग है। 2 बार सड़क टूट गई। उसके बाद 4-5 महीने के बाद फिर उस सड़क को तोड़ दिया गया, उसी सड़क को। मैं फिर वहां पे खड़ा हूं, मैंने तब फिर ठेकेदार से पूछा भाई अब कौन सी आफत आ गई? तो कहता है साहब अब इसकी साइडों में लाइटें लगेंगी। मेरा यहाँ के विधायक से पूछना ये है कि भाई मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे कल तक तो हमारे साथ भी रहा है, कांग्रेस में भी रहा है,
लोकदल में भी रह लिया, सारी जगह गीत गा लिए। अगर आपको पता है कि यहाँ पे लाइट लगनी है, अगर आपको पता है कि पानी की क्रॉसिंग के पाइप दबाने हैं, तो 3 महीने बाद पता लगा क्या? पहले दिन क्यों नहीं ऐसा प्लान आता? सर आप कांग्रेस से हैं, विपक्ष चुप क्यों है इस मामले में? नहीं, विपक्ष कहीं चुप नहीं। सर विपक्ष ने आप पिपली से लेकर थर्ड गेट तक की जो सड़क टूटी हुई है, इसके बारे में कितनी आवाज जनता के लिए उठाई? देखिए साहब, जहाँ तक सड़क की बात है, मैंने खुद इस सड़क के ऊपर खड़ा होकर के प्रदर्शन किए हैं। मैं खुद जनता के बीच में, मैंने इसकी सारे लाइव किए हैं, मैंने पूरा मुद्दा भी उठाया है। आज भी मेरे पास वो वीडियो क्लिप पड़ी हुई है कि जहाँ पर मैंने पूरी सड़कों का मुआयना किया, हमने मुद्दे भी उठाए, हम ज्ञापन भी इसके मामले में दिए हैं। लेकिन अब मजबूरी ये है कि इतने बेशर्म लोग, इतने निर्लज लोग और इतने चिकड़े खड़े, मैं थोड़ा कड़े शब्द प्रयोग कर सकता हूँ लेकिन दुखी हूँ तो करूँगा क्या, इतने चिकने खड़े कि जिनके ऊपर किसी बात का असर ही नहीं है साहब। ये तो वो लोग हैं ना कि हमारे गांव में एक व्यक्ति था, उसको तो देसी बात है, सीधी सी बात है, गांव का आदमी, मेरे गांव में एक व्यक्ति था, अब उसे पंगे लेने की आदत थी भाई। वो किसी से भी पंगा लेता, उसको 4 थप्पड़ जड़ देता और वो झाड़ जोड़ के बोला फिर खड़ा हो जाता है। वो 2-4 लोग उसने मतलब पूछ लिया, बोला यार क्या तमाशा है, ये तेरे को शर्म नहीं आती क्या? बोला तेरे को नहीं पता ना मैं क्या? बोला ये मेरे को 4-6 थप्पड़ जड़ देता है, मैं इसकी थाने में कंप्लेंट कर देता हूँ, ये 500-700 रुपये मेरे को दे जाता है। मतलब इस लेवल पर राजनीति आपकी आ गई है कि आपको किसी चीज का असर नहीं है। क्या यहाँ के विधायक को सड़क नजर नहीं आती? बड़े मोटा सा प्रश्न है, छोड़िए विपक्ष की बात। आप सत्ता में हो, आप सत्ता में हो, आपने 1100 करोड़ रुपए का बजट एक मुश्त तैयार किया, 57 करोड़ रुपए इसी विधायक ने पिछले प्लान के अंदर, मेरे पास आज भी पड़े हुए, सारा मामला है मेरे पास अभी, 57 करोड़ रुपए इसने अलग से बताए, 38 करोड़ रुपए सड़क के लिए अलग से बताए। वो पैसा है कहाँ यार? सड़क तो आज भी वैसी की वैसी। सर लोगों का ये कहना है कि लोग, यदि हम लोग इतने परेशान हैं तो विपक्ष, जितनी भी विपक्षी पार्टियां, वो इसकी आवाज नहीं उठाती। यदि आवाज उठाई होती तो ये निर्माण जल्दी हो जाता। अभी 4 दिन पहले की बात है जी, कांग्रेस के पूरे लोगों ने, पूरी कुरुक्षेत्र की कांग्रेस में सभी साथियों ने मिलकर के अभी 4 दिन पहले विज्ञापन दिया इसी मामले को लेकर के। इस मामला किसानों का था, लेकिन बाकायदा इस मुद्दे को उठाया गया था। कोई भी बात होती है, लेकिन देखिए साहब, अब वही बात है कि विपक्ष बना तो नहीं सकता, विपक्ष बना तो नहीं सकता, विपक्ष आवाज उठाता है और कांग्रेस इसके लिए हमेशा लड़ी। और कांग्रेस हर समस्या के लिए, स्थानीय समस्या के लिए, किसान की समस्या के लिए, व्यापारी कर्मचारी की समस्या के लिए, कांग्रेस का हर नेता छोटे से लेकर बड़े तक का बिल्कुल जनता के साथ खड़ा, जनता के साथ जनता की लड़ाई लड़ता है। इस सड़क के लिए भी हम देखते हैं, अभी बात करेंगे और ज्यादा। हमने इसको उठाया पूरा मामला, लेकिन अगर ये मामला ऐसे नहीं सुलटेगा तो हम अपनी पार्टी के नेताओं से, सभी साथियों से, क्योंकि इस पर मैं व्यक्तिगत अकेला कोई कमेंट नहीं कर सकता, वो एक अलग मामला बनेगा क्योंकि पार्टी से बंधा हूँ, मेरी पार्टी के प्रति जिम्मेदारियां हैं। लेकिन मैं अपने नेताओं के साथ, आपने मुझे ये बात कही, मैं चलो इस बात को स्वीकार करता हूँ, कहीं ना कहीं इस बात को कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी। वैसे तो हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन जब आप लोग ये कहते हैं कि विपक्ष ने ऐसा नहीं किया, तो मुझे लगता है कि शायद हमारी कमी रही है, हमारे प्रयास में कमी रही है। और कमी मानना कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसको आप लोगों के माध्यम से स्वीकार करते हुए इस चीज को दोबारा लेंगे और अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ, कुरुक्षेत्र के तमाम नेताओं के साथ मिलकर के इसका वाजिब हल निकाला जाएगा। और अगर अब ये सीधे तरीके से नहीं करेंगे तो बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन लक्ष्मीकांत शर्मा आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से आज कोरोना महामारी जिस तरह अपना प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो उसके बारे में हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो आम नागरिक, हमारी जो थानेसर की जनता है, या जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिए? नहीं साहब, सबसे पहले तो मैं आप जो सोशल मीडिया के साथी हैं, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। मैंने पिछले 6 महीने से आप लोगों को देखा है, आप हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, आप लोगों ने सच की लड़ाई लड़ी, सच के लिए लड़े। कोरोना को लेकर आपने विशेष लड़ाई लड़ी है तमाम सोशल मीडिया के साथियों ने, मैं विशेष तौर पर, क्योंकि अब एक मीडिया बन गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो बिक चुका है, खत्म हो चुका है, उसको भी वजूद नहीं है। और आने वाले दिनों के अंदर दावा करता हूँ कि लोग सोशल मीडिया ही देखेंगे। वैसे तो आज भी फर्क पड़ चुका है, 70% लोग सोशल मीडिया पर हैं और 30% ही लोग, 30 से 25% लोग ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नौटंकी देखता है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सुधार नहीं किया तो गारंटी देता हूँ लोगों के घरों से डिश और लोगों के घरों से केबल हट जाएगी। सिर्फ सोशल मीडिया के आप लोगों के चैनल चलेंगे, आप इसके लिए बधाई के बात।
कोरोना का मामला जहाँ तक देखिए साहब, पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझ पर भरोसा करो, विश्वास करो, मैं 21 दिन में कोरोना की छुट्टी कर दूंगा और 56 इंच की छाती या टकरा कर कोरोना भाग जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। लेकिन 56 इंच की छाती कहीं काम नहीं आई। कोरोना के नाम के ऊपर कई लाख करोड़ का फंड इकट्ठा किया गया कर्मचारियों से। मुझे पता लगा कि हरियाणा के कर्मचारियों से 200 करोड़ रुपया मनोहर लाल खट्टर ने इकट्ठा किया। कहाँ गया इसका कुछ पता नहीं है, केंद्र का कहाँ गया कुछ पता नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने, नरेंद्र मोदी ने एक बात की थी, मैं बीच में लेना चाहता हूँ इसमें कि आत्मनिर्भर भारत, मैं नरेंद्र मोदी को बता देना चाहता हूँ, मिस्टर नरेंद्र मोदी, आत्मनिर्भर भारत आप नहीं बनाओगे, आत्मनिर्भर भारत तो कांग्रेस ने बनाया था। क्योंकि आप खुद कहते हो कि कई लाख करोड़ का चंदा हिंदुस्तान की जनता ने पीएम केयर फंड में दिया। वो पीएम केयर फंड में चंदा कब दिया? जब आपकी जेब में पैसा था। जब पैसा था तो वो कहाँ से आया था? वो कांग्रेस की बदौलत था। कांग्रेस ने हिंदुस्तान के आम नागरिक को आत्मनिर्भर बनाया था, तभी आप इतना चंदा इकट्ठा कर पाए। लेकिन वो चीजें पीछे छूट चुकी हैं, सरकार फेल हो चुकी है। सरकार ने साफ तौर पर 30 जून को मैंने प्राइम मिनिस्टर का एक भाषण सुना था, जो मन की बात कई बार कह देते हैं टीवी पे आकर के, पहला और आखिरी बार, क्योंकि उस दिन वो कोई बड़ा ऐलान करने वाले थे। लेकिन ऐलान उन्होंने बड़े शर्मनाक तरीके से ये किया था कि कोरोना फैलने की वजह सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की जनता है। वो मास्क नहीं लगाते, वो सैनिटाइज नहीं करते, वो नहाते नहीं हैं, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। उस दिन नरेंद्र मोदी अपना पिंड छुड़ा करके चले गए थे और ये कह दिया था कि जनता अपनी सवारी, अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो मैं हिंदुस्तान की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, कहते हैं इलाज से परहेज बेहतर होता है। हिंदुस्तान की जनता बहुत बहादुरी के साथ अपने तौर पर कोरोना के साथ लड़ रही है। मैं तमाम देशवासियों से आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना जाएगा, कोरोना भागेगा, मगर आम आदमी की बहादुरी के साथ। जो भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो भी तय मापदंड है वो हमें फॉलो करना चाहिए। हमें बार बार हाथ धोना चाहिए, हमें सैनिटाइज भी करना चाहिए, हाथ साबुन से धोएं, पानी से धोएं, कैसे भी जहाँ भी चलता है हमें मास्क लगा करके। और इनका मुझे मास्क के नाम पे एक बात याद है कि कमाल है सरकार का यार, एक गाड़ी में बैठे हुए अकेले आदमी, एक अकेला गाड़ी में बैठा जाता है कार में, उसका चालान काट देते हैं। सर उसमें सारी चीज देखिए, सरकार के आदेश हुए कि यदि कोई अकेला गाड़ी चला रहा है उसका चालान नहीं है, फिर भी हुए। मतलब अब यार आपके मतलब मेरी ये समझे क्या साबित करना चाहते हो? अकेला आदमी गाड़ी में जाता है, शीशे बंद है गाड़ी के, उसका चालान काट दोगे क्या? तो इसको पैसे इकट्ठे करने का जरिया बना दिया केंद्र और राज्य सरकारों ने। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप अपने सामान का, अपने शरीर का खुद जिम्मेदारी लेंगे। कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि देख, कई बीमारी एक होती है कि मतलब मुझे बीमारी है, उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो होगी तो आपको, लेकिन भुगतना आपके परिवार को पड़ेगा, आपके मित्र प्यारों को भुगतना पड़ेगा, आपके रिश्तेदारों को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि कोरोना को लेकर के हमें संजीदा होना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। बार बार हाथ धोएं, नहाएं। खास तौर पे मैं ये जरूर कहता हूँ, पहले मैंने भी शुरू किया, देखो मैं बड़े मतलब साफ दिल से कहता हूँ भाई, मैं शाम को नहीं नहाता था, मुझे बड़ा डर लगता था शाम को नहाते हुए। लेकिन जब से ये मामले चले हैं तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि भीड़ में से जाओ तो शाम को जरूर नहाओ, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि भीड़ में से जाओ तो नहा लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके शरीर की सफाई है, उससे आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। तो जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह से फॉलो कीजिए। वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके साथियों के लिए, इन सब के लिए हैं, वो किसी और के लिए नहीं है। तभी आप सुरक्षित हैं, यही मेरा कहना। और इतनी सी बात मैं इंतजार हिंदुस्तान की जनता से, अपने स्थानीय लोगों से करना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।